हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 2 जो है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सीबीएसई में अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ज़रूर देखें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा दे ताकि हमारी और भी जो नई वीडियोस हैं वो आपके पास तुरंत और सबसे पहले पहुंचे। पहला जो मुख्य प्रश्न है वो है आय के समान तथा न्योचित वितरण में समान और न्योचित वितरण में भेद बताइए। इनमें से कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है और क्यों, ये भी बताइए। ये बताना है कि आय जो इनकम जो होती है उसको जो जब उसको जब उसको बांटा जाता है, वितरण किया जाता है, उसका तो दो प्रणाली होती है। एक तो समान वितरण प्रणाली और दूसरी नियोजित वितरण प्रणाली। इन दोनों में भेद बताना है और ये भी बताना है कि कौन सा ज़रूरी है और क्यों। तो सबसे पहले समान वितरण देख लेते हैं। समान वितरण होता क्या है? समान वितरण का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को देश की राष्ट्रीय आय में से एक समान हिस्सा मिलना चाहिए। यानी समान वितरण का मतलब ये कि मान लो घर में 10 जने हैं और इनकम है 10,000, ठीक है? तो हर बंदे को कितना मिलना चाहिए? एक एक हज़ार मिलना चाहिए अगर वो काम कर रहे हैं, यानी सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। वैसा ही देश के साथ है, देश जितना कमाएगा उसमें सभी को एक समान हिस्सा मिलना चाहिए। ये होता है समान वितरण। इसका ये अर्थ निकलता है कि एक डॉक्टर को उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना अस्पताल में एक क्लर्क को मिलता है ना? बड़ी अजीब बात कि डॉक्टर को भी जितना पैसा मिले उतना एक क्लर्क को भी मिले, तो ये कोई बात पचने लायक नहीं है। इसलिए कोई भी समाज इस समान वितरण की प्रक्रिया को पसंद नहीं करता है। तो न्यायोचित वितरण क्या होता है? न्यायोचित वितरण का अर्थ है ऐसी स्थिति जिसमें आय में अंतर तो पाया जाता है लेकिन ये कुछ सीमाओं के अंदर होता है। ये अंतर सामाजिक तौर पर न्याय संगत होता है तथा समाज के विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता तथा कौशल के अनुपात में होता है। यानी सीधा सिंपल ये कि ये समान वितरण की तरह नहीं होता कि सबको बराबर बराबर पैसा एक हिस्से में बराबर करके बांट दिया। ऐसा नहीं होता। इनमें जो होता है आय में अंतर पाया जाता है और ये अंतर तो पाया जाता है लेकिन ये अंतर भी कुछ सीमाओं के अंदर होता है। जैसे योग्यता या कौशल के अनुसार आय में अंतर पाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर एक ऑपरेशन के लिए 50,000 लेता है, जबकि दूसरी ओर एक फैक्ट्री में काम करने वाला श्रमिक पूरे वर्ष 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर 50,000 मिलते हैं उसको बस। तो ये अंतर कितना अधिक है ये खुद समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर एक ऑपरेशन करता है 1 घंटे के अंदर, वो 50,000 रुपये कमा लेता है। लेकिन एक फैक्ट्री में जो श्रमिक जो लेबर है वो काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है और पूरे साल काम कर रहा है, तब जाके वो 50,000 कमा पाता है। तो ये अंतर है। लेकिन अगर इस अंतर को सामाजिक रूप से देखें तो ये न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। न्यायोचित वितरण की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ऐसे अंतर को समाप्त किया जाए। भारत में नियोजन का लक्ष्य न केवल आर्थिक समृद्धि है बल्कि सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि है। यानी इतना ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए कि हाँ एक डॉक्टर 1 घंटे में इतना और एक लेबर पूरे वर्ष इतना कर रहा है तो भी उतना ही कमा पा रहा है। तो इतना भी गैप नहीं होना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि होनी चाहिए और नियोजित वितरण जो है वो उचित प्रणाली है। अगला मुख्य प्रश्न है, क्या रोजगार सृजन की दृष्टि से योजना उद्देश्य के रूप में आधुनिकीकरण विरोधाभास पैदा करता है? व्याख्या कीजिए। यानी रोजगार सृजन की दृष्टि से, यानी जब उत्पन्न किया जाता है, रोजगार को बढ़ाया जाता है, तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो जो आधुनिकीकरण है क्या ये उसका विरोधी है रोजगार सृजन में? क्योंकि जब आधुनिकीकरण आता है तो नई मशीनें आती हैं और वो मशीनें क्या करती है? वो लेबरों का काम करती हैं, या मशीनें जो आती हैं उससे क्या होता है? काम कम होता है, लोगों का काम कम हो जाता है। अक्सर ये देखा गया मशीनें लोगों का काम छीन लेती हैं। तो क्या आधुनिकीकरण जो है वो रोजगार सृजन की दृष्टि से एक विरोधाभास है? ये पूछा गया इस प्रश्न में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। नियोजन के लक्ष्य के रूप में
आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन ये दोनों एक दूसरे के लिए उचित है। उत्तर में कहा गया है कि जो आधुनिकीकरण है और रोजगार सृजन है, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है और सही है। क्यों, ये देखते हैं। आधुनिकीकरण का अर्थ है उत्पादकता में वृद्धि करना। इसका अर्थ उत्पाद की प्रति इकाई के लिए श्रम की कम आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर नई मशीनें आएंगी तो उससे क्या होगा, उत्पादकता में तो वृद्धि होगी, लेकिन इससे लेबर की कम ज़रूरत होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि रोजगार में गिरावट है। रोजगार में गिरावट नहीं है इसका अर्थ, क्योंकि उत्पादकता में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन क्रिया का स्तर तथा आय के स्तर दोनों में वृद्धि होती है। यानी जब उत्पादन अधिक होता है तो इससे क्या होता है, उत्पादन की क्रिया तेज होती है, अधिक होती है, और इससे क्या होता है, इनकम ज़्यादा होती है, आय के स्तर में वृद्धि होती है। तो इससे आय में वृद्धि का अर्थ है वस्तु तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि। बिल्कुल, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है तब उत्पादक बड़े स्तर पर उत्पादन करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, जब वस्तु और सेवाओं की मांग ज़्यादा होगी तो उत्पादक क्या करेंगे, और वस्तुएं बनाएंगे। तो इसका अर्थ है आगतों की मांग में वृद्धि। आगतों की मांग में वृद्धि यानी जो वस्तुएं बनाते हैं उनकी मांग में वृद्धि, यानी श्रम की मांग में वृद्धि। यानी उत्पादकता में वृद्धि के आधार पर रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह है कि आधुनिकीकरण रोजगार पैदा करने में सहयोगी होता है। बिल्कुल होता है, ये हमें समझ में आ गया कि आधुनिकीकरण से क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि होता है। उत्पादन में वृद्धि होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रम यानी रोजगार में कमी हो रही है। इसका मतलब ये है कि वस्तु का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, और जब वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होता है तो इससे क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है, और इनकम बढ़ती है तो उससे वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है, और जब वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ती है तो उत्पादकता क्या करता है, उत्पादक क्या करता है, और वस्तुएं वस्तुएं बनाता है। और उसके लिए उसे क्या चाहिए, लेबर चाहिए। फिर उसको और वस्तुएं अधिक बनाने के लिए तब वो लेबरों को रखता है। तो इससे क्या होता है, रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है। इसलिए आधुनिकीकरण और रोजगार पैदा करने में ये दोनों सहयोगी होते हैं। अगला मुख्य प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधार से पहले रोजगार के संबंध में हमारी उपलब्धियां और असफलताओं पर टिप्पणी करें। यानी उसे 1991 से पहले जो आर्थिक सुधार किए गए थे उनकी उपलब्धियां बतानी है और असफलताएं दोनों बताने। तो पहले उपलब्धि देख लेते हैं। रोजगार में योजनाओं की अवधि में रोजगार के अवसर बढ़ाने के काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से ही रोजगार बढ़ाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सरकार ने कई रोजगार योजनाओं की शुरुआत की। 11वीं योजना के दौरान बेरोजगारी की दर घटकर 5.6% रह गई। ये 2004 से 5 में 5.6% थी। 12वीं योजना में सरकार द्वारा 5 करोड़ रोजगार अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपलब्धि तो देख ली, अब असफलताएं देखते हैं रोजगार में। तो असफलता है बेरोजगारी संकट। रोजगार के अधिक से अधिक अवसरों का सृजन करने के बावजूद भी बेरोजगारी की चुनौती कभी कम नहीं हुई। बेरोजगारी में वृद्धि निर्मम अनुपात में बढ़ने लगी है। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद 53 लाख लोग बेरोजगार थे, और 11वीं योजना के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 4 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 5 वर्षों में रोजगार के अवसर 0.1% से बढ़े हैं। इस कारण भारत में बेरोजगारी एक संकट के रूप में उभर रही है। ये देश में सामाजिक अशांति के गंभीर कारण के रूप में उभर रही है और विकास की प्रक्रिया के लिए खतरा बनती जा रही है। बिल्कुल, असफलता इसी लाइन से समझ आ रही है कि पहली पंचवर्षीय योजना में 53 लाख लोग बेरोजगार थे, और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 4 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो इससे समझ आता है कि जो रोजगार था उसकी क्या असफलता थी आर्थिक सुधारों में। अगला मुख्य प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था। जो भारत जो था एक विकासशील देश था, और उसको आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था, क्यों इम्पोर्टेंट था, वो बताना है।
तो आत्मनिर्भरता होता क्या है, पहले वो देखो। आत्मनिर्भरता का अर्थ है देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्न पर निर्भर रहना। यानी देश के अंदर जो वस्तुएं उत्पादित हो रही है उन पर निर्भर रहना, ना कि उन पर निर्भर रहना जो वस्तुएं हम बाहर से मंगा रहे हैं। आत्मनिर्भरता वो होती है। पहली 7 पंचवर्षीय योजना के दौरान इस लक्ष्य को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसका मुख्य कारण था भारत की दुर्बल अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रखना। क्या कारण था आत्मनिर्भरता के पालन करने का? कि भारत की दुर्बल अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के राजनीतिक प्रभाव से सुरक्षित रखना। क्यों? क्योंकि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, तब यूएसए ने भारत को किए जा रहे खाद्यान्न के निर्यात को रोकने की धमकी दी। यानी जब ये युद्ध चल रहा था तब अमेरिका क्या करता था, भारत को खाद्यान्न का निर्यात करता था, और उसने धमकी दी भारत को कि ये युद्ध रोको, नहीं तो हम खाद्यान्न का निर्यात यानी खाद्यान्न तुम्हें नहीं भेजेंगे। अतः उस समय के दौरान खाद्यान्न जैसी आवश्यक वस्तुओं के आयात को अक्सर राजनीतिक शर्तों के साथ जोड़ा जाता था, क्योंकि संसार में इन वस्तुओं की पूर्ति बहुत ही कम थी। इसीलिए कोई भी देश अगर दूसरे देश से अपनी बात मनवाना चाहता था तो वो यही धमकी देता था, वो भी खाद्यान्न से रिलेटेड। इसलिए भारत को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पड़ा और करना चाहिए भी था। अगला मुख्य प्रश्न है, योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि की व्याख्या कीजिए। समानता के साथ समृद्धि, आइए देखते हैं। आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाती है जब इसका लाभ केवल मुट्ठी भर लोग ही प्राप्त करते हैं। ऐसे समाज में जहाँ धनी और अधिक धनी बन जाते हैं और निर्धन वर्ग जीवन की छोटी छोटी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, वहाँ आर्थिक समृद्धि से वास्तव में कोई उद्देश्य पूर्ति नहीं होती। इसलिए समानता के साथ समृद्धि करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए समृद्धि के लाभ समाज के बड़े वर्ग तक पहुंचने चाहिए। बड़े वर्ग यानी समाज के सभी वर्गों तक ये लाभ समृद्धि का पहुंचना चाहिए, जिससे आय का बंटवारा न्यायोचित बन सके। आय के न्यायोचित वितरण का अर्थ सामाजिक समानता है, जो भारत में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य है। आय के न्यायोचित वितरण के रूप में साम्य का अर्थ है सामाजिक न्याय, यानी आय का न्यायोचित वितरण होना चाहिए। आय का जो वितरण है वो न्याय के साथ होना चाहिए कि किसको कितना मिलना चाहिए, लेकिन सभी का विकास होना चाहिए उस समृद्धि से। वो है समानता के साथ समृद्धि। अगला मुख्य प्रश्न है, पूर्ण रोजगार को एक दीर्घकालीन नियोजन लक्ष्य के रूप में व्याख्या करें। यानी पूर्ण रोजगार जो एक दीर्घकालीन नियोजन लक्ष्य था उसके बारे में बताना है। तो क्या था कि भारत में पंचवर्षीय योजना का एक अन्य दीर्घकालीन लक्ष्य पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार उस स्थिति को कहते हैं जिसमें उन सभी लोगों को काम मिलना चाहिए जो काम करने के योग्य है तथा जो काम करने के लिए तैयार है, वो पूर्ण रोजगार है। पूर्ण रोजगार की प्रक्रिया से देश की समृद्धि में देश के धनी वर्गों के अलावा आम जनता भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है। बिल्कुल, पूर्ण रोजगार का मतलब ही क्या है कि जो लोग काम करने को इच्छुक हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं या काम करने के योग्य हैं, उन सभी को काम मिलना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाता है, आम जनता भी आ जाती है, क्योंकि वो भी काम करना चाहती है और वो भी योग्य है काम करने के। तो इससे ये आम जनता भी देश की समृद्धि में भाग लेती है। दो देशों में आर्थिक समृद्धि समान हो सकती है, लेकिन यदि पहले देश में बहुत अधिक बेरोजगारी पाई जाती है जबकि दूसरे देश में बेरोजगारी का स्तर बहुत ही निम्न है, तो निश्चित तौर पर पहला जो देश है वहाँ के लोग अधिक असंतुष्टि पाई जाएगी वहाँ के लोगों में, और दूसरे देश में अधिकांश लोग संतुष्ट पाए जाएंगे। क्योंकि पहले देश में क्या है, बेरोजगारी है। पहला देश भले ही विकास कर रहा हो लेकिन बेरोजगारी है, वहाँ की जो आम जनता है वो बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है। और वही दूसरा देश है, वहाँ पे क्या है, बेरोजगारी का स्तर बहुत ही निम्न है, यानी ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो दूसरे देश में लोग क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। दूसरे देश के लोग संतुष्ट होंगे क्योंकि वहाँ पे रोजगार है।
और पहला जो देश है जहाँ पे बेरोजगारी बहुत अधिक है, वहाँ के लोग क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर देश समृद्धि कर रहा है, देश विकास कर रहा है, तो इसका मतलब वो देश खुश है, ऐसा नहीं है। अगर वो देश समृद्धि कर रहा है तो उस देश में रोजगार भी होना चाहिए, बेरोजगारी का संकट नहीं होना चाहिए। रोजगार के बिना समृद्धि अर्थहीन है, विशेषकर ऐसे देश में जहाँ निर्धनता एवं बेरोजगारी की एक गंभीर चुनौती पाई जाती है। ऐसे देश में जनता में व्यापक असंतुष्टि पाई जाती है, और ये क्या करता है, यही असंतुष्टि आतंकवाद को और अन्य बुराइयों को जन्म देता है। इसीलिए रोजगार अवश्य होना चाहिए अगर देश विकास कर रहा है, तो बिना रोजगार के देश का विकास करना कोई मायने नहीं रखता। अगला मुख्य प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संवृद्धि दर बढ़ाने में योजनाएं कहाँ तक सफल हुई है। यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जो संवृद्धि दर को बढ़ाना था, जो लक्ष्य रखा गया था, वो कहाँ तक सफल हुआ उसके बारे में बताना है। तो क्या था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का प्रतीक है। भारत में आर्थिक नियोजन से पहले ब्रिटिश शासन के दौरान राष्ट्रीय आय में 10.5% वर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी, एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर औसत 5% प्रति वर्ष रही है। यद्यपि राष्ट्रीय आय की वास्तविक दर उसके लक्ष्य से कम रही हो, लेकिन इसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की गतिहीनता का दुष्चक्र टूटने में काफी सहायता मिली है। भले ही जो लक्ष्य रखा गया था उतनी समृद्धि हमें नहीं मिली, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो गतिहीनता थी ब्रिटिश शासन के दौरान, वो दुष्चक्र क्या हो गया, टूट गया। पहली योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य 2.1% वार्षिक था, जबकि वास्तव में राष्ट्रीय आय में 4.2% की प्रतिवर्ष में वृद्धि हुई है। दूसरी योजना से लेकर 10वीं योजना तक सभी योजनाओं की विकास दर का लक्ष्य 5% प्रतिवर्ष या इससे अधिक निर्धारित किया गया, किंतु ये लक्ष्य 5वीं से 10वीं योजना तक ही प्राप्त किया जा सका। 10वीं योजना में वास्तविक विकास दर 7.5% थी, प्रतिवर्ष थी। 11वीं योजना में विकास की दर 0.8% थी और 12वीं योजना में 8% की समृद्धि दर होने का लक्ष्य रखा गया है।